ये समझौता हुआ और इस समझौता के कुछ ही बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका बहिष्कार कर दिया, इसको धिक्कार कर दिया। जब पत्रकारों ने, तमाम लोगों ने पूछा कि बाबा साहब आज ही तो आपने समझौते पर दस्तखत किए हैं, साइन किए हैं, और आज ही आप को बहिष्कार कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि जो मैं फल लेकर आया था अंग्रेजों से लड़कर, अपनी समाज के लिए मैं जो जूस लेकर आया था, वो जूस सारा का सारा गांधी एंड कंपनी ने चूस लिया, और ये केवल छिलका रह गया है, छिलका भर रह गया है, जिससे मेरे लोगों का सही कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसका धिक्कार करता हूं। मान्यवर काशीराम साहब हमेशा आज 24 सितंबर को पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के रूप से बड़ी बड़ी रैलियां बुलाते थे, बड़े बड़े सम्मेलन बुलाते थे, और कहते थे कि हमें पूना पैक्ट का धिक्कार करना है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हमें अब इस देश में हासिल करनी है। क्योंकि उस समय बाबा साहब इसलिए मजबूर थे, ज्यादा कमजोर था, ताकतवर जो संविधान बनाया है, उस संविधान में एक व्यक्ति का एक वोट, और एक वोट की एक ही ताकत, इस आधार पर जिसका ज्यादा वोट होगा हुकूमत उसकी होगी। तो अब हमको मांगने वाला नहीं, देने वाला बनना है। तो आज हम लोगों ने ये है जो 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ इस देश के सारे ब्राह्मणवादी लोगों ने मिलकर किया था, कम से कम हम उससे याद कर लें, और याद करके जैसा कांशीराम साहब चाहते थे कि अल्पजन से बहुजन बनाओ, अल्पजन से बहुजन बनाओ, जातियों को तोड़ो, जमात बनाओ। तो हम अपने दो महापुरुषों की विचारधारा पे और उनके जीवन संघर्ष को अगर याद करेंगे तो शायद कोई समस्या का हल बहुत अच्छा निकल सकता है। तो इसलिए साथियों आज हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं, जूम पे करते हैं, कई बार फिजिकल लैब भी किए हैं। अभी 26 नवंबर का प्रोग्राम लगा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम देश में, इसलिए इस बार हम लोग फिजिकल नहीं कर पाए हैं, तो जूम पे चर्चा कर रहे हैं। तो संचालक जी सुशील निगम साहब, आज के विषय यह है जो आपने मुझे बताया और मैंने अपने साथियों के बीच में रखा है। आगे की कार्रवाई आप चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको दिशा निर्देश और संक्षेप में बताया कि पूना पैक्ट दिवस क्यों मनाया जाता है। इसी के साथ ही हमारे ये स्वाति सरदार जी इनने धमदान करा में हमारे विशिष्ट और सूक्ष्म में अपनी बात रखें माननीय चरणदास प्रजापति जी, जो राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि विषय सुशील जी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो नीचे से पहले बुलवाएं। नीचे से? हाँ नीचे से पहले। थैंक यू। मैं क्षमा मांगते हुए, क्योंकि ऐसा निर्देश जारी हुआ है, तो माननीय माधवराव बरूला जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा अदब और सम्मान के साथ आएं और अपनी बात विषय पूना पैक्ट धिक्कार दिवस पर क्यों इसी पर रखें, और समय का विशेष ध्यान रखते हुए माननीय माधवराव बरूला जी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी, माधवराव बरूला जी, है नहीं क्या? अरे बरूला जी जुड़े नहीं है क्या? बरूला जी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी, चलो आगे अभी नहीं सुन पा रहे हैं। शशि बहन से मैं अनुरोध करता हूं, देखिए जुड़ नहीं पाए हैं, मेरे यहाँ तो शो नहीं हो रहे हैं।
गौतम जो जी, जाएगी मुकेश सर वो आगे बढ़िए आप। आगे बढ़ते हैं तो हाँ, यही तो जानकारी देते रहे मुझे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाद में ले लेंगे हम राष्ट्रीय महासचिव जी का, प्रभारी जी का। अभी इसी के माननीय हमारे विक्रमजीत, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश आरबीएम, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और सूक्ष्म में विषय पूना पैक्ट धिक्कार दिवस पे ही अपनी बात रखें। विक्रमजीत, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। वो भी नहीं जुड़े। मैडम कहाँ गए? हेलो बहन जी, आप इनवाइट करके आगे बढ़ते जाइए, वो जुड़े नहीं है अभी। अच्छा 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 अच्छा। फोन करके बता दूंगा आपको। हाँ, फोन कर लेते हैं। माननीय ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड आरबीएम, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और पूना पैक्ट धिक्कार दिवस पर अपनी बात संपेच में रखें। ये भी नहीं जुड़े तो मैं बाबूजी को ले लेता हूँ, जगदीश बाबूजी। आगे नेक्स्ट, मैं आदरणीय सम्मानित हमारे माननीय जगदीश प्रसाद बाबूजी, प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा अदब और सम्मान के साथ आए। पूना पैक्ट धिक्कार दिवस पर धिक्कार दिवस क्यों, इस पर अपनी बात रखें। बाबूजी जगदीश प्रसाद जी, बाबूजी। बाबूजी कैसे नहीं जुड़े यार? जुड़े हैं वो। जी, मुझे अब आवाज मिल रही है। मुझे आवाज मिल रही है। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है बाबूजी। अच्छा, हाँ बाबूजी। धन्यवाद भाई सुशील भाई जी। मैं बड़े सम्मान के साथ में आज इस धिक्कार दिवस, पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के मौके पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और उन्हीं सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं कि पूना पैक्ट के द्वारा हम लोगों को क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। पूना पैक्ट के पहले हमें चलना होगा। 2-3 कमीशन आए थे। जैसे 1918 में साउथ बरो कमीशन आया था और उस साउथ बरो कमीशन में कांग्रेस ने जो मांग की थी, शासन में सत्ता की भागीदारी, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने होम रूल कहा था, और उसी समय ही भारत में माधवराव जी यहाँ से भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अस्पृश्यों के सहभागिता के लिए साउथ बरो कमीशन में अपना मेमोरेंडम दिया था और छत्रपति साहू जी महाराज के कहने से जाधव राव जी ने भी अपना ओबीसी समाज के लिए मेमोरेंडम दिया था और उसी समय बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जी ने भी मुस्लिम समाज के लिए अपना मांग पत्र रखा था। और इसी को देखते हुए, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो इसी को देखते हुए उस वक्त बाल गंगाधर तिलक जी ने जो अपने भाषण में कहा था कि क्या इस देश में तेली तमोली कुलभटों को संसद में हल चलाना है, तेली को तेल निकालना है, यदि सबके बारे में उन्होंने अपनी अपनी बात वहां पर कही थी। तो इस संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने कहा था उस वक्त जब छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में 50% रिजर्वेशन ओबीसी, गरीब समाज और वंचित तबकों के लिए दिया था, और उसके बाद साइमन कमीशन, साउथ बरो कमीशन के बाद में इस देश में
12 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड मिला। कम्युनल अवार्ड में कई बातों का हल निकला, लेकिन मुख्य बातें जो उस कम्युनल अवार्ड में आई थी, वो मुख्य बातें जो अस्पृश्यों के लिए थी, अछूत समाज के लिए थी, उनके लिए थी दोहरी मतदाता। उस कम्युनल अवार्ड में दोहरी मतदाता की जो व्यवस्था की गई थी, उसमें वो एक वोट तो अस्पृश्य क्षेत्र के लिए, जो अस्पृश्य क्षेत्र घोषित किया जाए उसके लिए था, विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लिए, और एक वोट जो था वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया था। और ये भी व्यवस्था की गई थी कि ये जो व्यवस्था कम्युनल अवार्ड में दी जा रही है, ये 20 साल के बाद इस पर समीक्षा होगी, क्या इसमें सुधार किया जाएगा। इस कम्युनल अवार्ड के द्वारा जो दिया गया है अस्पृश्यों के लिए, अछूतों के लिए, क्या ये चालू रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, या यहीं पर समाप्त किया जाएगा। इस पर समीक्षा 20 साल के बाद करने की उसमें व्यवस्था की गई थी। और ये व्यवस्था जब कम्युनल अवार्ड आया, उस वक्त गांधी जी यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने इसके विरोध में, अब सभी लोगों को मालूम है कि कितना इस यरवदा जेल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है कि कानपुर में भी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी दलित बस्तियों को जला दिया गया था। बनारस में भी कुछ दलित बस्तियों को जला दिया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में ही कई कई जगह पर दलित बस्तियों को जला दिया गया था। उसके उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर ने जाकर के तब गांधी जी से पूना पैक्ट का करार किया था, मजबूरी में किया था। यद्यप गांधी जी ने, जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि गांधी जी मन से, डॉक्टर अंबेडकर मन से बहुत दुखी थे पूना पैक्ट के बारे में। उन्होंने पत्रकारों से कहा भी था कि पूना पैक्ट यदि समाप्त कर दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि पूना पैक्ट पर गांधी जी ने कहा भी था कि हम इनको अल्पसंख्यक का भी दर्जा देंगे। गांधी जी ने 1933 में कहा था कि हम इनको अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे। और जब डॉक्टर अंबेडकर 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, उसी समय ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी पूना पैक्ट को, जिस पर गांधी और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने पूरा अपना समर्थन दिया था, और उस समर्थन देने के बावजूद भी पूना पैक्ट की रद्द करने के लिए, पूना पैक्ट की मंसूबे के लिए उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को तार भेजा। बंगाल से ब्राह्मण स्वराज संघ, बंगाल महासभा ने भी पूना पैक्ट को रद्द करने के लिए अपना स्मरण पत्र दिया था। पंजाब से भी पूना पैक्ट को रद्द करने के लिए स्मरण पत्र दिया गया था, लेकिन उस स्मरण पत्र को रद्द नहीं किया गया। लेकिन जब गांधी जी ने पूना पैक्ट पर अपने विचार रखे, तो गांधी जी ने कहा था कि मैंने कभी भी दलित समाज के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात नहीं कही थी। जबकि गांधी जी ने 1933 के हरिजन नामक पत्रिका में साफ इंटरव्यू दिया था, साक्षात्कार दिया था कि इस देश में अल्पसंख्यक का दर्जा, यदि कोई अल्पसंख्यक है तो यहाँ के अछूत हैं। लेकिन गांधी जी ने उस वक्त 1939 में इस बात को मना कर दिया था। और डॉक्टर अंबेडकर ने जब इतने दुखी हुए इस बात को गांधी जी ने मना कर दिया, तो उन्होंने जून 1946 में अंग्रेज सरकार से ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और मेमोरेंडम भी दिया था कि पूना पैक्ट को रद्द कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर से थोड़ा खफा चल रहे थे, और खफा होने का केवल एक कारण था, डॉक्टर अंबेडकर की राष्ट्रभक्ति। क्योंकि 1946 में ही अंग्रेज सरकार ने गांधी जी और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को काला पानी भेजने का आदेश जारी कर दिया था, और डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रभक्ति के कारण इस देश में गांधी जी को बचाने के लिए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कि वो काला पानी ना जाने पाए, इसलिए अंग्रेजों का विरोध किया और उन्होंने डटकर मुकाबला किया, और ये जो अध्यादेश था उनका रद्द कर दिया गया। और जब अध्यादेश को रद्द कर दिया गया तो इससे अंग्रेज बहुत नाराज हुए थे, अन्यथा ये पूना पैक्ट हमारा
उसी वक्त रद्द हो जाता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भी इस चीज को जानते थे कि पूना पैक्ट से हमारे जो स्वतंत्र विचार के लोग हैं, जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो इस देश में समाज का भला चाहते हैं, वो चुनकर नहीं आएंगे, बल्कि जो पार्टियां होंगी, पार्टियों के जो एजेंट होंगे, जो टूल्स शब्द का इस्तेमाल किया था, टूल्स चुन करके आएंगे। जब टूल्स चुन करके आएंगे तो वो गूंगे हो जाएंगे, वो बहरे हो जाएंगे, वो समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे। जैसा आज की परिस्थिति में आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जितने भी सांसद हैं, जो भी लोग चुन करके राज्यसभा में गए हैं, जो भी लोग चुन करके लोकसभा में गए हैं, वो टूल के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये पूना पैक्ट की देन है। मैं तो चाहता हूं, मेरी तरफ से मेरे अपने विचार हैं व्यक्तिगत रूप से, यदि इसी तरह से हमको सांसद मिले कि जो गूंगे और बहरे हों, तो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार तुरंत जो है लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण के आधार पर जो उनको सुविधा दी गई, आरक्षण के आधार पर जो चुनकर जाने की व्यवस्था सदन में दी गई है, तो मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है सरकार से कि वो इस आरक्षण को तुरंत बंद कर देना चाहिए। और बंद करने के बाद हमारे लिए फिर से कम्युनल अवार्ड के द्वारा जो दिया गया था उस जमाने में कि हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए और हमें विशेष अधिकार दिए जाए, हमारी दोहरी मान्यता दी जाए। मैं आरबीएम में भी इस बात को उठाना चाहता हूं कि इस बात का जिक्र हमें व्यापक रूप से करना चाहिए कि हमारे लिए वो पुनः फिर से कम्युनल अवार्ड लागू किया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद। बाबूजी ने बहुत अच्छे विद्युत रूप से बताया और इसके लिए बाबूजी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माधवराव बरूला जी जो राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर मेरी आवाज आ रही है तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और संक्षेप में विषय पूना पैक्ट धिक्कार दिवस क्यों, इस पे अपनी बात रखें। अदब और सम्मान से आए, माइक अनम्यूट करें। बरूला जी, माधवराव बरूला जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी, नहीं जुड़े हैं? कोई परेशानी आ रही है क्या? दिखने में तो ओम प्रकाश जी भी दिख रहे थे। अगर बरूला जी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड आरबीएम, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपनी संक्षेप में विषय पूना पैक्ट धिक्कार दिवस क्यों, इस पर अपनी बात रखें। तो अब आगे की कड़ी में मुझे तो नीचे से पहले मैं बोल चुका हूं। विक्रमजीत जी, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश आरबीएम, अगर माननीय जुड़े हों। विक्रमजीत जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। चलो, तीनों लोगों से तीनों हमारे सम्मानित साथी किसी प्रॉब्लम से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोई वजह है? बहन जी बताएं, कोई वजह है? विक्रमजीत जी आवाज सर से, सर एक मिनट, विक्रमजीत जी सर से अभी बात हुई है, वो जुड़े हुए हैं मगर उन्होंने नाम नहीं लिख रखा है, तो आप ही बोल दीजिए, हैंड रेस कर दें जिन्होंने नाम नहीं लिखा है, वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन है। अच्छा, जिन्होंने हैंडरेज कर रखा है मैं उनसे अनुरोध करूंगा। सर ये नहीं कहा है, जो वक्ता हैं जुड़े हुए हैं उन्होंने नाम नहीं लिखा है तो वो अपना हैंड रेस कर दें। अच्छा, जो वक्ताओं की लिस्ट में वो अपना हैंडरेज करें जिससे हम उन्हें बुला सकें। जो भी विशिष्ट अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि आज की जूम मीटिंग के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वे अपना हैंडरेज करें, नाम नहीं लिखा है जिन्होंने। क्या हो गया, कैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं? सर जी सुनिए, हमीरपुर से अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी
हेलो, आवाज नहीं आ रही? अरे सर आगे आगे अभी बढ़िए, आगे के वक्ताओं को ले लीजिए। आगे आगे बढ़ते हैं हम। हमारे माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिमी बंगाल से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अदब और संचालक जी शीशपाल जी हैं, शीशपाल जी जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं शीशपाल जी। हाँ जी। माननीय शीशपाल जी प्रदेश प्रभारी चंडीगढ़ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। मैं अनुरोध करूंगा अदब और सम्मान के साथ विषय पूना पैक्ट धिक्कार दिवस पर क्यों इस पे अपनी बात रखें संक्षेप में। माननीय शीशपाल जी प्रदेश प्रभारी पंजाब चंडीगढ़। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। जी सर, करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और हमारे समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को मैं नमन करते हुए और हमारे संस्था के संस्थापक मान्यवर धर्म प्रकाश भारती सर को मैं नमन करते हुए और सभी प्रदेशों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों और उपासक उपासिकाओं को मैं अपना साधारण जय भीम और नमो बुद्धाय बोलते हुए अपना वक्तव्य आज के विषय पर रखता हूं सर। तो जैसा कि हमारे संस्थापक महोदय ने हमें अवगत कराया है कि ये धिक्कार दिवस के रूप में हम पूना पैक्ट को तो मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो रहनुमा मान्यवर काशीराम साहब इसको बड़े पैमाने पर एक तरीके से समाज में इस चीज के लिए ये आवाज उठाते थे कि ये हमारे लिए बहुत एक तरीके से इतिहास का काला दिन है और उसको धिक्कार दिवस का नाम दिया था उन्होंने। तो धिक्कार दिवस के रूप में वो मनाते रहे। तो हम लोग भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसको आज जूम मीटिंग के रूप में हम इसको धिक्कार दिवस के रूप में इसको आज जूम मीटिंग पर इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए धिक्कार दिवस के रूप में या कला दिवस के रूप में है। ये हमें आज ये जाहिर हो रहा है कि जो हमें 2 वोट का अधिकार अपने प्रतिनिधित्व के लिए हमें जो अपने अलग से एक तरीके से हमारे समाज में जो हमारे को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम प्रतिनिधि चुनते थे सरकार के लिए, वो हमारे से अधिकार छीन लिए गए और हमें 1 वोट का अधिकार रूप में जो आज हम अपने राज्यसभाओं, विधानसभाओं और लोकसभा में जो अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि जो हमारे एक्चुअली प्रतिनिधित्व करते हैं वो हमारे लोकसभा में या विधानसभाओं में प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते हैं, वो हमारी बात नहीं उठा पाते हैं। तो अगर हमारे पास 2 वोटों का अधिकार होता तो हम अपने जो वास्तविक प्रतिनिधि हैं वो चुन करके भेज सकते थे। जो हमसे पूना पैक्ट में वो छीन लिया गया अधिकार, वो इसलिए हम उसको धिक्कार दिवस के रूप में मनाते हैं। जो हमारे आज के जो वर्तमान में जो व्यवस्था है हमारे पास में, जो हमें 15% और 7.5% जो SC ST को लोकसभा और विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, वो जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो अपने एक तरीके से ऐसे नुमाइंदों को टिकट देती है जो उनकी एक तरीके से चमचागिरी के रूप में उनके साथ में लगे रहते हैं और या उनके कहने के अनुसार वो कार्य करते हैं। जो हमारे जो हक अधिकार के लिए नहीं वो बात उठाते हैं और वो किसी लेवल पर भी ना विधानसभाओं में ना लोकसभा में सब बैठकों में अपने हमारी बात रखते हैं, ना हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो उससे हमें एक तरीके से उनका हमें कोई लाभ नहीं हो रहा समाज को। भले ही हमारा 15% का सीटों में रिजर्वेशन है, लेकिन ये लोग हमारे हक अधिकारों के लिए नहीं बोलते हैं और ना आवाज उठाते हैं। अगर आवाज उठाते भी है तो उनको पार्टी से निकाल करके दूसरे प्रतिनिधि को ले लिया जाता है उनकी जगह पर, और उनका भी फिर यही हाल होता है कि उनको जब वो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको भी पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। तो जो वर्तमान व्यवस्था है सर,
जो हमारे प्रतिनिधित्व की और हमें 7.5% और 15% जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। तो अभी पिछले वक्ता ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि वो व्यवस्था बंद करके हमें 2 वोटों के अधिकार का जो पूना पैक्ट में जो मिला था हमें, वही व्यवस्था हमें उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, और जिससे हमें हमारे जो वास्तविक प्रतिनिधि हैं, जो हमारी बात उठाते हैं समाज में, उनको हम चुन करके लोकसभा और विधानसभाओं में भेज सके। तो मेरा यही निवेदन है कि हमें किसी अपने प्लेटफॉर्म पर, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी इस चीज को उठाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ, और मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। जी धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय भीम, जय संविधान सर। सर मेरी बात खत्म हो गई सर, आगे बढ़ाइए सर कार्यवाही। जी सुशील जी आपका माइक म्यूट हो गया। हो रहा है, म्यूट क्यों हो रहा है? अब वो खुल गया। आ रही है आवाज मेरी? माधवराव बरूला जी राष्ट्रीय महासचिव हमारे जुड़ चुके हैं और उनका माइक भी अनम्यूट है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए संक्षेप में अपनी पूना पैक्ट धिक्कार दिवस पर क्यों अपनी बात रखें। बरूला जी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी। और आगे विक्रमजीत सिंह से कहूंगा कि अपना हैंड रेज करें और माइक अनम्यूट करके उपरांत ही संचालक जी हिमाचल जी से एक संचालक जी जी हमारा बंदा जुड़ा है, सुनील दत्त। अगर वो जुड़ा है तो उसको बोलिए, वो आप पर 2 मिनट के लिए बोलिए। हिमाचल से ही सुशील असल दत्त। से कौन है? सुशील दत्त, सुनील दत्त, सुनील दत्त, सुशील दत्त जी। सुनील 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 सर जी हाँ सुनील हमीरपुर दत्त उत्तर जी। प्रदेश से है, हिमाचल से नहीं है। हमीरपुर हमीरपुर यूपी। ओके ओके, फिर हम थैंक यू। आप फिर आप शुरू कीजिए प्लीज। जी हमीरपुर से है सर, हमीरपुर से। अभी 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 समय दिया जाएगा सर, अभी नया उत्तर प्रदेश को समय दिया जाएगा। पहले हमारे जो वक्ता हैं जी उन्हें जी थोड़ा जी सा जी मैं जी। क्षमा चाहता हूँ, अभी आपको समय दिया जाएगा। अरे जी 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 सर, थैंक यू। माधवराव बरीला जी नहीं जुड़े हैं क्या? प्रॉब्लम आ रही है सर? जय भीम, नमो बुद्धाय कुमार जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बरूला जी आवाज नहीं सुन रहे। विक्रमजीत जी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। प्लीज आगे चलिए सर। तो आगे चलते हैं हम। माननीय हमारे जो ओम प्रकाश सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड सर जुड़े हुए हैं, तो माइक अनम्यूट करके अपना। चलो ये भी नहीं आ रहे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी बंगाल, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और पूना पैक्ट धिक्कार दिवस क्यों उस पर संक्षेप में अपनी बात रखें। जोगेंद्र नाथ सरकार प्रदेश अध्यक्ष। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष को नमन करता हूँ। राष्ट्रीय बुद्ध महासभा का संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी को हम नमन करता हूँ।
कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बुद्ध और जितना वेबिनार में जुड़े सभी को हम आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हुए आज में कुछ बताने जा रहा हूँ। आज 24 सितंबर ये काला दिवस है, धिक्कार दिवस है। ये दिवस कैसे आई उसके बारे में थोड़ा सा हम टच दे देता हूँ। ये जो 1916 में भारत में मंटीगो सेम्सफोर्ड आया और उन्होंने कमिट कर लिया जय भीम साहब, थोड़ा बंगाल में बोलिए, बांग्ला में भी थोड़ा बोलिए। समस्या है मंटीगो सेम्सफोर्ड 1916 में अस्पृश्य की समस्या को मान लिया गया। 1918 में साउथ बर्ग कमिटी आई, उन्होंने बोला हाँ भारत में जो समस्या है उसको कुछ हल निकालना है और उन्होंने 1919 में हल निकाल तो है ये कुछ एक्ट बनाया। वो एक्ट का नाम रखा फर्स्ट इंडिया एक्ट। ये फर्स्ट इंडिया एक्ट के तहत हम लोग का वोट का अधिकार मिला और हम लोग चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार मिल गया था कुछ। लेकिन उसका बाद बोला गया ये पूरा समस्या समाधान हुई नहीं और 1918 में आई भारत में सर जॉन साइमन जब भारत में कुछ अधिकार देने का बात करने लगा तो भारत में बहुत मनुवादी लोग उसको विरोध करने लगा। और 1931-32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहेब लंदन में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वो कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं हुई थी और 1932 में गांधी जी पार्टिसिपेट किया। लेकिन 1932 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ वहां हमको 4 अधिकार के बारे में बाबा साहेब बताया और 4 अधिकार देने का लिए अंग्रेज राजा एग्री हो गया। वो कौन सा 4 अधिकार था? ये फर्स्ट अधिकार था सेपरेट इलेक्टोरल, स्वतंत्र निर्वाचनी व्यवस्था। दूसरा था डुअल वोटिंग, दलित 2 वोट डालेंगे। तीसरा था एडल्ट का वोटाधिकार देना होगा, जितना आपको वयस का उम्र हो जाने से वो वोट देगा। और तीसरा है जो आंचलिक क्षेत्र में और केंद्र में आइन परिषद में पर्याप्त हमारा प्रतिनिधि होनी चाहिए। और इसका बाद में सरकार ने बताया 17 अगस्त 1932 में इसको अवार्ड का स्वरूप में दिया, कम्युनल अवार्ड का नाम से जाना जाता है। और कम्युनल अवार्ड जब दिया गांधी जी ने 20 सितंबर भूख हड़ताल में बैठ गया, अनशन में धर्मघट किया इसको विरोध में। और उन्होंने बताया जब हम भूख हड़ताल तब तोड़ेंगे जब उसको कुछ सुधार हो। और उसको सुधारने के लिए एक निर्णय पुनः पैक्ट का प्रस्ताव रखा, जो पुनः पैक्ट में अगर उन्होंने साइन किया तो हम हड़ताल तोड़ देंगे। लेकिन इस पीरियड में आग लगा दिया गया और हंगामा, बाबा साहब के घर में पत्थरबाजी और धमकी देने लगा जो अगर हम लोग अटैक करेंगे कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारा जो बाबा साहब को मानते थे वो बोला है पुनः पैक्ट को साइन करना चाहिए। बंगाल का एक एडवोकेट था रोसेकलाल विश्वास, उन्होंने बाबा साहब को कन्विंस किया जे पुनः पैक्ट में अगर साइन नहीं करेंगे तो समस्या है कि उन्होंने मारदंगा शुरू कर देंगे, हो सकता है आपके ऊपर अटैक हो सकता है, आक्रमण हो सकता है। तो होने से तो हम लोग इसको रोक लेंगे कैसे? लेकिन बाद में हम लोग यूनिटी बना के इसको अधिकार कब्जा कर लेंगे। लेकिन आपको पुनः पैक्ट में साइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब खोने नहीं चाहता हम लोग। बाबा साहब जिस आदमी को और दलित को लड़ने वाला कोई आदमी नहीं बचेगा, इसलिए पुनः पैक्ट में साइन करना चाहिए। बाबा साहब को कन्विंस करने के बाद वो पुनः पैक्ट में बाबा साहब साइन किया और वो दिन बहुत सारा अधिकार हमारे हाथ से निकल गया। कौन सा अधिकार सबसे निकला? जो दलित लोग दलित को सिलेक्ट करेंगे वो अधिकार खो गया। दलित लोग 4 आदमी को वोट देकर के पहले सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वोट, और दूसरा जो वोट है वो वोट में जो योग्य कैंडिडेट को वो बनाएंगे। वो अधिकार हमारे हाथ से निकल गया। और इसका बाद से क्या हुआ,
हमारा दलित को जो MP MLA सिलेक्ट करने वाला मनोवादी पार्टी सिलेक्ट कर लेता है, हम लोग का सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके बाद से दलाल पैदा हो गया, एजेंट पैदा हो गया, हमारा समाज का बात करने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन अभी तो हम लोग हैं, RBM है, लड़ने के लिए हम लोग उसको अधिकार कायम करके रहेंगे। उसमें हम लोग को शपथ लेना चाहिए, जो अधिकार हमको खो गया था वो हम प्राप्त करके रहेंगे। और धिक्कार दिवस से ये दिवस कितना दिन उतना दिन हम बनाएंगे जितना दिन अधिकार हमको प्राप्त नहीं होता है। जो दलाल पैदा हुआ, भरवा पैदा होता है, जो एजेंट पैदा होता है, वो बंद करना होगा। ये बंद कौन कर सकता है? भारत में राष्ट्रीय बुद्ध महासभा ये इसको खत्म कर सकता है, उसको नॉन पॉलिटिकल रूट का जड़ से कर सकता है। आदमी को समाज में कॉन्सियसनेस पैदा करके RBM इसको न्याय दिला सकते हैं, एवं जो अधिकार हमको खो गया था वो हमको मिल सकता है जब भी है। और स्पीकर है, हम ज्यादा बात नहीं रखेंगे। ये हमारा 24 सितंबर, हाँ, धिक्कार दिवस, काला काला दिवस, ये काला दिवस को हम लोग खत्म करके नया दिवस बनाऊंगा। ये शपथ लेते हुए मेरा बात यह अंत करने चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी का आंतरिक अभिनंदन, शुभेच्छा रखते हैं। हमारा बहुत अच्छी बात रखी अपनी नियमित रूप से। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साथ ही साथ में हमारे माधव बरुआ जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी त्रिपुरा मेघालय। बांग्ला में थोड़ा बोलिए सर। हाँ, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम के प्रभारी है, राष्ट्रीय महासचिव है। मैं उनसे अनुरोध करूं, हाँ, बरुआ जी, माधव बरुआ जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम के हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपनी बात संक्षेप में रखें। तो ध्यान इसे तो हटा दिया माधव बरुआ जी, माइकल बंद कर के प्रभारी है। अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? अपना माइक नहीं खोल पा रहे हैं वो, माइक का गाइडेंस दीजिए उनको। बरुआ जी, ये आपकी स्क्रीन पर जो माइक है जिस पे लाल रंग लगा है उसको टच कर दीजिए। खुल गया मुझे लग रहा है। त्रिपुरा से माधव बरुआ देखा जा रहा है क्या? जी, धन्यवाद धन्यवाद, स्वागत आपका। धन्यवाद। स्वागत आपका, स्वागत। नेटवर्क माननीय बरुआ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात रखिए। त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, माधव बरुआ, आवाज आ रही है? जी सर, आप अपनी बात रखिए। जी 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 जी, हम लोग त्रिपुरा से आ रही है, बात रखिए सर। माधव बरुआ, मतलब त्रिपुरा में एक कमेटी हो गया राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। जी जी, तो हम लोग अभी एक मीटिंग भी हो गया त्रिपुरा में। हम लोग बोल रहा हूँ जंतर मंतर में जाने के लिए बोला, लेकिन हम लोग और भी एक मीटिंग करना पड़ेगा। कौन कौन जाएगा त्रिपुरा से? पहले कमेटी हो गया, इसलिए इतना अभी कुछ जानकारी नहीं है। तो आप लोग मणिपुर त्रिपुरा प्रदेश अध्यक्ष मणिपुर के साथ बात हो गया। तो हम लोग अगरतला से हम लोग कितना जाएगा बातचीत करेंगे। और सारे इंडिया को जो बौद्ध महासंघ को जो कमेटी है और आपको जो पदाधिकारी, सबको स्वागत, हम लोग से तरफ से शुभेच्छा, अभिनंदन से और नॉर्थ ईस्ट से।
नमस्ते। बस आवाज आ रही है। और कुछ बोलना है क्या? हाँ, पूना पैक्ट धिक्कार दिवस क्यों? धिक्कार दिवस आज धिक्कार दिवस के बारे में तो इतना भी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन तो पालन करना पड़ेगा सबको, आदमी को जो धिक्कार दिवस। बहुत साधुवाद और बहुत साधुवाद। 26 नवंबर के बारे में आपने विद्युत रूप से बताया, उसकी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं आप और लगे रहिए, इसके लिए बहुत साधुवाद। आगे इसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं माननीय विक्रमजीत जी, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश RVM, अपना माइक अनम्यूट करें। विक्रमजीत जी, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल। अगर ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं तो हैंड रेज करें अपना। क्यों नहीं जुड़ पा रहे? क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। विक्रमजीत, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश जी से अनुरोध करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करें, हैंड रेज करें दोनों माननीय हमारे दोनों साथ। नहीं हो पा रहा है तो आगे बढ़ते हैं। आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए प्लीज। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ चरणदास जी प्रजापति जी है, सचिव हैं VM। मैं उनसे अनुरोध करूंगा पूना पैक्ट धिक्कार दिवस पर क्यों, इस पर अपना विद्युत रूप से रखें और 20 नवंबर की में भी थोड़ा बहुत संक्षेप में बताते रहे। चरणदास प्रजापति जी। बहुत साधुवाद संचालक जी। मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, आ रही आवाज आ रही जी सर, आ रही है सर। बहुत सादर नमो बुद्धाय जय भीम। करुणा के सागर चरणों में हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सशत नमन एवं राष्ट्र बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु माताओं के चरणों में सशत नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष महोदय। आपका वीडियो बंद है। मैं धूप में चल रहा हूँ सर अभी। अच्छा, चलिए ठीक है, बोलिए। मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और छाया से बोलता हूँ थोड़ा सा। मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा फिर भी। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जी परम सम्माननीय प्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक सम्माननीय बादल सिंह गौर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परम सम्माननीय इंजीनियर किशोर गौर साहब एवं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष चालक एवं सभी प्रदेशों से जुड़े हुए वक्ताओं को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। पूना पैक्ट धिक्कार दिवस क्यों? हम इसी सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। पूना पैक्ट क्या है? अभी हमारे बहुत से विद्वान वक्ताओं ने स्पष्ट करने की कोशिश की, और पूना पैक्ट के पहले की स्थिति क्या है और समय क्या हुआ, और पूना पैक्ट की बाद की स्थिति आज तक हमारे लिए किस रूप में दरपेश आई है, क्या हमारे लिए यह ठीक है? ये सवाल खड़े होते हैं। क्या हमें पूना पैक्ट के पहले की स्थिति नहीं चाहिए? पूना पैक्ट में हमारे बाबा को मजबूर करके हमारा हक छीना गया है। हमारे हक की लड़ाई जो हमारे बाबा ने लड़ी, हम उसकी विरासत को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। इसलिए धिक्कार है, इसलिए धिक्कार है हमारे लिए। हम नाकारा साबित हो रहे हैं। मैं मान्यवर कांसी राम साहब को याद करते हुए कहूंगा, उन्होंने कहा था यह हमारा समाज नालायक है।
नालायक गाली जैसा शब्द जरूर लगता है, लेकिन अगर इसको ट्रांसलेट करें तो मतलब योग्यता बढ़ानी चाहिए, हमें योग्य बनाना चाहिए। हमारा समाज दबा कुचला समाज है, शोषित पीड़ित समाज है, इसके साथ में बहुत ज्यादा शोषण हुआ है, अत्याचार हुए हैं और अभी भी होते जा रहे हैं। यह असहाय है, यह अपना और पराया भी नहीं समझ पा रहा है। यह बहुत दुखी समाज है, इसे करुणा की आवश्यकता है। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की करुणा की आवश्यकता है, उनकी करुणा बरस रही है। इसीलिए हम सब साथी मिलकर आज वेबिनार के माध्यम से अपने विचार एक मंच पर रखने के लिए एकत्रित हैं। पूरे देश से सभी वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद, सभी के विचार हैं। लेकिन हम क्या इसी तरह धिक्कार दिवस ही मनाते रहेंगे? मैं परम सम्मानी जयंत सरकार साहब का आभारी हूँ। उन्होंने कहा है कि हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, इस धिक्कार दिवस के काले धब्बे को मिटाकर रहेंगे। हमें चाहिए कि हम पूना पैक्ट से पहले की स्थिति, क्योंकि हमारे बाबा को दबाव डाल करके, डरा धमका करके, जबरन जोर जबरदस्ती करके और बरगला करके, गुमराह करके, धोखा दे करके हस्ताक्षर करवाए गए हैं और यह कहा गया था कि हम ईमानदारी से पालन करेंगे इन बातों का। लेकिन आज इतने वर्ष हो गई, लेकिन वह हक अधिकार जिनका वादा किया था हमें मिल रहे हैं क्या? आज यह पड़ताल करने की आवश्यकता है कि जो कहा गया था, जो वादा किया गया था, समझौता पैक्ट यानी समझौता, समझौते में जो बात कही गई थी, क्या उसको पालन कर रहे हैं लोग या उससे मुकर गए हैं? यदि वह मुकर गए हैं तो हमको भी हक है कि हम अपने दादा के जो समझौते में हस्ताक्षर थे उनको हम वापस ले लें। हम पूना पैक्ट से पहले की स्थिति चाहिए, हमें कम्युनल अवार्ड चाहिए, हमें 2 वोट का अधिकार चाहिए। हमें इस बात के लिए जंग जारी रखनी चाहिए। ये जंग बाकी है, तीसरी आजादी आना बाकी है। तीसरी आजादी सही अर्थों में तब आएगी जब हमारे बाबा का संविधान पूरी तरह से लागू होगा। हमें अपनी विरासत पहचानना होगा कि हमारे बाबा की धरोहर है, हम इसके उत्तराधिकारी हैं, हमें इसको अच्छी तरह से देखना चाहिए। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक शिल्पकार था, मूर्तियां बनाता था मिट्टी की। अंत समय में वह मरने लगा तो उसके पड़ोसी आए, उन्होंने चिंता प्रकट की कि आपके मरने के बाद आपका इकलौता बेटा है, यह नाकारा है, यह कुछ नहीं करेगा, यह भूखा मर जाएगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं तो मर ही रहा हूँ, जाते जाते मैंने कुछ कर रखा है, कुछ मूर्तियां बनाई हैं, किसी का हाथ है, किसी का पैर है, किसी का सिर है, किसी का धड़ है, किसी का कुछ है। यह अलग अलग पार्ट मैंने बना रखी और तैयार करके रखी। यदि मेरा बेटा कुछ समझेगा तो जरूर इन टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर और अपना परिवार का पोषण कर लेगा। हमारे बाबा ने भी ठीक इसी तरह किया है। यहाँ वहाँ तमाम रचनाएं रच करके रख दी हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए। उनका सपना था, उन्होंने कहा था कि ऐ मेरे देश के लोगों, मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, जाकर अपने घरों की दीवारों पर लिख दो। उस समय ध्यान देने की बात है, झोपड़ियां होती थी, घर भी नहीं थे, लेकिन बाबा साहब ने ये कहा था कि अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासनकर्ता जमात बनना है। अफसोस की बात है, मैं तो आज तक नहीं देखा कि किसी घर की दीवार में, घर तो जरूर बने हैं सबके और अच्छे अच्छे घर बने हैं, लेकिन किसी दीवार में मुझे यह लिखा हुआ नहीं दिखा कि हमें इस देश का शासनकर्ता जमात बनना है। और मैं कहूंगा, मुझे याद आया एक नामचीन प्रोफेसर साहब, आप भी सुनेंगे, उन्होंने कहा है शासनकर्ता जमात का अर्थ व्याख्या कर दी उन्होंने, संपन्नता से है। क्या संपन्नता और शासनकर्ता जमात एक ही है? शायद हमारा समाज में हमारे लोग बहुत कुछ संपन्न हो गए होंगे, लेकिन अभी इस पर संदेह है कि क्या हम शासनकर्ता जमात बन पाए। थोड़ी सी चाशनी हमें उत्तर प्रदेश में मिली, लेकिन वह भी हमारे हाथ से छूट गई। जैसा बाबा साहब ने कहा था, मैं अमृत फल लाया था अंग्रेजों से, लेकिन मेरे विरोधियों ने वह फल मुझसे छीन लिया।
और उसका अमृत, उसका रस उन्होंने ले लिया और मेरे मुंह पर उसका छिलका मार दिया। यही हमारे लिए धिक्कार की बात है। हम वह जो अमृत फल था, जिससे कि बाबा साहब ने कहा था, मैं वह अधिकार लाया हूं कि मेरे समाज के लोग संसद में जाकर शेर बनकर दहाड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। हमारे लोग बड़ा गुमान करते हैं कि हमने शिक्षा ले ली है, हम बहुत बहुत डिग्रियां ले लिया है, पीएचडी हो गए, लेकिन अफसोस है बाबा साहब ने जो शिक्षा के लिए लिखा है, जो लिख रखा है, उनके 40-42 वॉल्यूम्स हैं, बहुत लोगों के घरों में है, लेकिन अफसोस है कोई उनकी धूल तक नहीं चाटता। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। काश हम एक भी वॉल्यूम पढ़ लें, जातिवाद का बीजनाश ही पढ़ लें, नंबर 1 को। मान्यवर कांसीराम साहब ने उसके बारे में कहा, मैंने बाबा साहब की एक किताब पढ़ी और मैं पागल हो गया। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि मेरे समाज के लोग बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। इसका कारण है हमारे साथ में साजिश होती है, हमारे भोले भाले भाइयों को गुमराह किया जाता है। बाबा साहब ने कहा था, वो मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, वो पूजा पाठ की बात करेंगे, वो स्वर्ग नरक की बात करेंगे, लेकिन तुम एक ही बात करना, रोजी रोटी की बात करना, विकास की बात करना, शिक्षा, सत्ता और संपत्ति की बात करना। लेकिन हमारे समाज ने हमारे बाबा की ही बात को नहीं सुना। तो हमें बार बार यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, हमारे समाज की सही दिशा क्या है। हमारा समाज भटकता है। और बाबा साहब ने एक बात और आगरा के भाषण कही थी, मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। बाबा साहब दहाड़ मार कर रोए थे मंच से। आज हम देखते हैं कि बाबा साहब के समय में कुछ गिने चुने लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को धोखा दिया था। मैं क्षमा चाहूंगा, आज हमारे देश के अंदर सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों की संख्या में है जो बाबा साहब को जाने अनजाने धोखा देने का काम करते हैं, खुद भी भटके हुए हैं और हमारे भाइयों को भटकाने का काम करते हैं। किसी ने कहा, नर्स और माँ में अंतर पहचानो। नर्स नर्स होती है और माँ माँ होती है। इसी तारतम्य में मुझे एक कथन याद आता है। किसी ने कहा था, मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगा, भले ही वह कितनी ही कुरूप क्यों ना हो। तो हमें अपने बाबा की बात सुनना है। हमारे बाबा हमारी माँ का रोल कर गए हैं, हमारे लिए छत्र छाया कर गए हैं, हमारे लिए एक कवच दे गए हैं, सुरक्षा कवच दे गए हैं, लेकिन हम उस सुरक्षा कवच को दूर उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं और इधर उधर की बातों में, लालच में आकर, लुभावने वादों में आकर भटक रहे हैं। हम अपना वोट का अधिकार भी नहीं समझ रहे हैं। हमारा वोट बिक जाता है, जरा सी बातों में बिक जाते हैं, लेकिन हमारा फोकस पर नहीं है। वह हमें धोखा दे करके, बरगला करके, कुछ भी करके हमारा हक छीनना चाहते हैं। कबरी जब ठग पहचाना, हमें ठग लोग किस तरह से घेर घेर करके ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज बार बार कोई आ जाता है भुलावा देता हुआ, मैं तेरा चाचा हूँ, मैं तेरा मामा हूँ, मैं तेरे जन्म से पहले चला गया था और मैं अब लौट कर आया हूँ, मैं तेरा भला चाहता हूँ, और ले जाकर के वह कहीं ऐसी जगह, गुमनाम जगह में छोड़ देता है जहां से लौटना भी मुश्किल नहीं होता। मैं एक काल्पनिक कहानी की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें ऐसे लोगों से समाज को बचाना है। अगर हम जाग चुके हैं लेकिन दूसरे भाई हमारे सोते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम पहरेदारी करें और उन्हें जगाने की कोशिश करें। यदि नहीं जागते हैं तो हम फिर भी उनको ठगने लुटने से बचाएं, उनका शोषण उत्पीड़न करने से बचाएं। अन्यथा ये इस बात के लिए हम उनसे ज्यादा दोषी होंगे जो जागते हुए भी चौकीदारी नहीं कर पाए। इसलिए बात बहुत लंबी हो जाएगी। संक्षेप में मैंने कहा, आप सभी विद्वान साथी हैं तो मेरी बात को अधिक से अधिक समझेंगे। अंत में मैं 26 नवंबर 2023 को जो जंतर मंतर दिल्ली में संसद भवन के पास बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, धरना प्रदर्शन अपने हक अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तो सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे। इसी गुजारिश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत अच्छी बात रखी, सामने बहुत अच्छा विद्युत रूप से बताया बरुआ जी ने। अब इसके साथ ही हमारे परम आदरणीय
विक्रमजीत जी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं। मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से बात करना चाहता हूँ सर। जय भीम जी। अभी थोड़ी देर में आपसे अध्यक्ष जी की माननीय अनुमति संचालक महोदय जिनका नाम है उनको ही बुलाइए, बीच में इंटरप्ट मत कराइए किसी मैं को, please। नहीं इंटरफेयर नहीं करा रहा हूं, मैंने पहले ही मना कर दी। और साथ में ही विक्रमजीत जी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करें और विद्युत रूप से पूना पैक्ट धिक्कार दिवस और 26 नवंबर के बारे में संक्षेप में रखें। विक्रमजीत जी। अग्री कड़ी में ओम प्रकाश सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। तो आगे की कड़ी में हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे आदेशों को किसी को आने की अनुमति होगी तो करवाया जाएगा, अन्य स्थितियों के नाम दिए, उनमें 2 नाम नहीं आ पा रहे हैं या तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, विक्रमजीत जी, ओम प्रकाश जी। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं अपने परम आदरणीय संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मुख्य अतिथि पूर्व MLC पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी साहब से अनुरोध करता हूं कि वे अपना हम लोगों को सभी को आशीर्वाद दें और मैं उनसे अदब और सम्मान से कहूंगा कि सभी को दिशा निर्देश देते हुए आगे की नीति और सभी पर प्रकाश डालते हुए हमें आशीर्वाद। एक बार हमारे तुलसीदास लांगे साहब देश भर से जुड़े सभी जिम्मेवार साथियों का अभिनंदन करते हुए पूना पैक्ट के बारे में चर्चा चल रही है। साथियों ने अपनी बात रखी है, काफी साथियों ने संबंध में पढ़ा है तो जानते हैं। पूना पैक्ट के 2 विशेष बातें मैं आपको ध्यान रखवाना चाहता हूं। वैसे तो उसमें बहुत कुछ था, लेकिन बहुत शक्तिशाली जो बातें थी वो थी, सबसे पहली बात थी अछूतों को 2 वोट का अधिकार। 2 वोट का अधिकार, इसका मतलब क्या है? लोग आज तक नहीं 2 वोट का मतलब क्या है? 2 वोट का मतलब पूरे वर्ष में लगभग 100 सीटें आरक्षित होंगी और वो 100 सीटों पर जो चुनाव होगा वहां 2 लोग चुनाव लड़ेंगे। एक जनरल का व्यक्ति, एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। क्या जनरल का व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा उसकी जिम्मेवारी होगी विकास कराना, नाली, खंजा, फर्श, सड़कें, ये सब उसकी जिम्मेवारी होगी। और एससी का आदमी जो चुनाव लड़ेगा, दलित जो चुनाव लड़ेगा, उसकी क्या जिम्मेवारी होगी? उसकी जिम्मेवारी होगी संपूर्ण भारत में दलितों के अधिकारों की रक्षा करना, उनको दिलवाना, वो अधिकारों तक उनको लड़ना, उनके लिए पहुंचाना। 2 वोट कैसे होंगे? 2 वोट ऐसे होंगे कि जो जनरल का आदमी चुनाव लड़ेगा उस पर जनरल का आदमी भी वोट डालेगा और उस पर शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति भी वोट डालेगा, दोनों वोट डालेंगे। और जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा
उसमें केवल शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ही वोट डालेगा, उसमें जनरल कास्ट का व्यक्ति वोट नहीं डालेगा। ये बाबा साहब की सोच थी कि जब शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को अपना नुमाइंदा चुनना है, अपना एमएलए चुनना है, अपना एमपी चुनना है, तो उसमें कोई दूसरा दखल नहीं करेगा, दूसरे इसमें नहीं होगा, दखलंदाजी नहीं होगी, दलित स्वतंत्र रूप से अपना कैंडिडेट चुनेंगे। तो ऐसा बाबा साहब चाहते थे कि जब हमारे 100 सांसद अपने समाज की ताकत से जीत कर जाएंगे, तो उनकी ये मजबूरी भी होगी कि उन्हें अगले 5 वर्ष में अगर चुनाव लड़ना है, अगले 5 वर्ष में उनको अपनी समाज का वोट लेना है, तो 5 वर्ष उन्हें समाज के अधिकारों की संरक्षा, उनकी रक्षा और उनके लिए संघर्ष करना होगा। एक तो ये बात रहेगी। दूसरी बात, 100 सांसद चूंकि वो स्वतंत्र होंगे, वो दलितों के वोट से चुने हुए सांसद होंगे, तो उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो वो केंद्र में या राज्य में ऐसी ये काम करेंगी, उनके संपूर्ण अधिकार जुडिशियली से लेकर न्यायपालिका से लेकर चपरासी बनने तक के समस्त अधिकारों में जो सरकारें सहयोग करेंगी, उन्हीं की वही प्रधानमंत्री होगा, वही मुख्यमंत्री होगा। तो ये कंट्रोल पावर, रिमोट कंट्रोल शेड्यूल कास्ट के लोगों के हाथों में होगा। ये 2 वोट का मतलब था, जिसे मैं समझता हूं आज तक हमारे देश में लोग नहीं समझ पाए कि 2 वोट का मतलब क्या था। लेकिन बाबा साहब ऐसा भी जानते थे कि जब ये लागू होगा और पास होगा, तो फिर शेड्यूल ट्राइब के लोग भी ऐसी मांग करेंगे, आदिवासी लोग भी ऐसी मांग करेंगे, तो उनको भी 50 सांसद मिलेंगे। और जब शेड्यूल कास्ट के लोगों, शेड्यूल ट्राइब के लोगों अपना सेपरेट इलेक्शन उसको कहा गया, सेपरेट इलेक्ट्रेट उसको कहा गया, पृथक निर्वाचन, इंग्लिश मुझे नहीं आती, पृथक निर्वाचन। तो फिर ओबीसी के लोग भी ये आवाज बुलंद करेंगे कि भाई जब शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पृथक निर्वाचन, यानी उनका व्यक्ति, उनका ही वोट, उसमें किसी और का दखल नहीं होगा, ओबीसी के लोग भी ऐसी मांग करेंगे। जब ओबीसी के लोग ऐसी मांग करेंगे तो उनको भी अधिकार मिल जाएगा। जब उनको भी अधिकार मिल जाएगा तो संसद में 100 में से 85% सांसद SC ST OBC के होंगे। जब SC ST OBC के सांसद होंगे और अपनी अपनी समाज के द्वारा वो निर्वाचित होकर जाएंगे, तो फिर सरकार भी बहुजनों की होगी, मानवतावादी लोगों की होगी। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग समझ गए थे कि सुनने में तो बड़ा छोटा लग रहा है कि सेपरेट, पृथक निर्वाचन, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। इसलिए फिर गांधी को आगे किया गया, गांधी से आमंत्रण कराया गया और वो अधिकार हमसे छीना गया। एक मैं बता दूं, दूसरा एक बाबा साहब इसी में और कम्युनल अवार्ड में एक अधिकार और था, वो था सेपरेट सेटलमेंट, यानी पृथक बसावट, इसको हिंदी में कहेंगे पृथक बसावट। बाबा साहब चाहते थे कि पूरे देश में 100 ऐसे शहर बनाए जाएंगे रहेंगे, जनरल के लोग नहीं रहेंगे, दलितों की आबादी होगी, दलितों के शहर होंगे, तो फिर कारोबार, फैक्ट्री, बिजनेस, दुकान, मकान, ये सब उन्हीं का होगा और वो बहुमत में होंगे, बड़ी आबादी में होंगे, वही होंगे 100%। तो उनके ऊपर फिर जातीयगत अत्याचार, अन्याय नहीं होगा। तो ये दोनों अधिकार 24 दिसंबर 1932 को जो
पैक्ट हुआ बाबा साहब के साथ और गांधी के साथ, उसमें से ये छीन लिए गए, ये निकाल लिए गए। इसलिए बाबा साहब ने इसका धिक्कार किया। बाबा साहब ने अपने उस वक्त की बातों में कहा कि हमारे लोग तो जाएंगे विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, उनकी पूछ तो होगी। बाबा साहब के शब्द ये, उनकी पूछ तो होगी लेकिन पूछ में ताकत नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, वो खुद की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो उनसे समाज की रक्षा करने की अपेक्षा करना बेईमानी होगी। ऐसा बाबा साहब ने बहुत पहले कहा और ये खुद उनके साथ हुआ। जब 1952 का चुनाव वो लड़े तो वो चुनाव नहीं जीत सके, बाबा साहब जैसा महापुरुष चुनाव नहीं जीत सका। अगर पृथक निर्वाचन होता तो बाबा साहब भारी बहुमत से क्या सर्वसम्मति से सांसद निर्वाचित होते, लेकिन चूंकि वो पृथक निर्वाचन नहीं रहा, वो सभी के वोट पर आधारित हो गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महान व्यक्ति भी चुनाव नहीं जीत सके। तो ये रहा, ये 2-3 बातें हैं जो मैंने आपके संज्ञान में लाई हैं। खैर, कांशीराम साहब कहते थे कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, दुश्मन की कोशिश होगी हमारी प्रगति में बाधा डालना, और हमारी कोशिश होनी चाहिए उन बाधाओं को तोड़कर अपने मुकाम तक पहुंचना। मैं कांशीराम साहब का चेला हूं, इसलिए हमें अपने कांशीराम साहब हमारे दूसरे अंबेडकर थे, वो हमारे लिए, हमें उनके बताए गए मार्ग पर चलकर ही हमें अपने बनाना होगा। हम सब क्या कहते थे, उनकी कोशिश होगी हमारी प्रगति में बाधा डालना, और हमारी कोशिश होनी चाहिए उन बाधाओं को तोड़कर अपने मुकाम तक पहुंचना। तो मुकाम तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए कांशीराम साहब ने कहा कि हमको अल्प जन से बहुजन बनाना है, यानी जो को खते जमा करना है। जब हम बहुजन होंगे तो फिर हमको पृथक निर्वाचन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम स्वयं अपने वोटों से ही अपनी सरकारें, अपनी हुकूमतें बनाने में कामयाब होंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट सफल भी हुआ है, कामयाब भी हुआ है। 2007 को हम लोग अपनी ताकत पर बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए। ये हमारा एक फार्मूला था, एक मार्ग था जिसपे चल के हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने और माननीय कांशीराम साहब ने भी हजारों बार एक बात कही, जिस बात पर हमने बहुत ध्यान दिया, और उसी बात पर ध्यान देकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, यह सामाजिक न्याय परिषद, धम्मसभा की जो स्थापना हुई है, या अभी 3-4 संगठनों की स्थापना और होना बाकी है, तो ये जो स्थापना हुई है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब का जो मार्ग है, और यही मार्ग आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने निर्धारित किया था, तय किया था। गौतम बुद्ध ने किया था, और उसके में गौतम का स्लोगन था, उनका एक नारा था, और वो नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि बहुजनों का हित हो, बहुजन सुखी रहें, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक अनुकंपाय, यानी लोक पर प्रकृति की कृपा रहे, ना आए, कोई मुसीबत ना आए। यही बस ने लिया, राम साहब ने लिया, यही संत रविदास ने, संत कबीर ने, जो 150 गुरु संत हुए, सबने इसी को लिया और इसी पर काम किया। तो इसको जब हम स्पष्ट करते हैं, अलग करते हैं, तो अलग बाबा साहब ने भी कहा और माननीय कांशीराम साहब ने भी कहा, वो कहा जिसकी जिस समाज की
गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, वही समाज लंबे समय तक, हजारों हजारों वर्षों तक हुकूमत करता है। तो आज हम गैर राजनीतिक होकर राष्ट्रीय बौद्ध या परिषद के माध्यम से गैर राजनीतिक होकर दो काम करना चाहते हैं। एक काम करना चाहते हैं, समाज की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। दूसरा काम करना चाहते हैं, जातियों को तोड़कर जमात बनाना चाहते हैं। जमात मतलब अल्पजन नहीं, अल्पजन का मतलब होता है कम लोग, अल्पजन का मतलब कम लोग और बहुजन का मतलब ज्यादा लोग। तो अल्पजन से बहुजन बनना है, जाति को जमात में बदलना है, और उसका एक ही मार्ग है, वो मार्ग है बुद्ध का मार्ग। क्योंकि जब बुद्ध के धम्म की दीक्षा व्यक्ति ले लेता है, तो जब वो दीक्षा लेता है उसी वक्त से वो जाति से मुक्त हो जाता है, उसकी कोई जाति नहीं रहती। वो जाति मुक्त तो मानव होता, इंसान मानव और मानवता। इसलिए हमें बुद्धिज्म को आगे लाना है। मिनट में आपकी ले लेता हूं। देखिए, हमने निवेदन किया था व्यक्तिगत रूप से कि भाई 26 नवंबर का प्रोग्राम करना है, तो हमें कलेक्शन के भरोसे नहीं रहना, चंदा के भरोसे नहीं रहना। हमें कुछ राशि व्यक्तिगत रूप से इकट्ठा करनी होगी, और वो जो लिस्ट बनाई गई या साथियों से निवेदन किया गया, तो पद या क्षेत्र ये देखकर नहीं किया गया, उसको सिलेक्शन करने का, उस सूची को तैयार करने के पीछे जो सोच था, वो सोच था कि कौन व्यक्ति देने में सक्षम है, कौन व्यक्ति व्यक्तिगत रूप 50-25,000 10,000 दे सकता है। ये सोचकर लिस्ट बनाई गई, और 27 अगस्त को ये जूम के माध्यम से इंदौर से इसका अनाउंसमेंट किया गया कि भाई हमें इतना इतना पैसा व्यक्तिगत रूप से तत्काल 1 सप्ताह के अंदर ये हमको पैसा देना है 26 नवंबर के कार्य के लिए। और उसमें सुविधा ये रखी गई कि जब आपको रसीदें मिलेंगी, कूपन मिलेंगे, तब आप कलेक्शन करके अपना पैसा जो आपने व्यक्तिगत दिया है उसको निकाल सकते हैं आप। ये दिया गया। एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस पे हमारे कुछ साथियों ने 100% अमल किया। विचारों ने जो उनको बोला गया, उन्होंने तत्काल रूप से वो काम किया। ठीक, कुछ साथियों ने अभी आधा जमा किया है, आधा नहीं किया है, लेकिन अधिकांश अभी मैं दो बातें कहूं। आप जो काम कर रहे हो, ये काम बच्चों का खेल नहीं है। आप जिन ताकतों के खिलाफ बोल रहे हो, जिन शक्तियों के खिलाफ बोल रहे हो, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। वो बलशाली हैं, ताकतवर हैं, उनके पास सारी शक्तियां हैं जिनके खिलाफ आप आवाज बुलंद कर रहे हो, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, मानवता के लिए। तो ऐसी ताकतों से जब आप लड़ रहे हैं और कल आपके ऊपर कोई, माननीय अध्यक्ष जी, आपका नेटवर्क बहुत खराब है, आप कोई दूसरा सेट ले लीजिए प्लीज।
आपके लोगों को कोई परेशानी आ जाए और उस वक्त पैसे की जरूरत पड़े, तुरंत जरूरत पड़े 10 लाख की, 20 लाख की, तो आप क्या करेंगे? जैसे परेशानी आ सकती, किसी में गोली मार दी जाए, हमारे किसी साथी को गोली मार दी जाए दुश्मनों के द्वारा और उसको हम ले गए अपोलो हॉस्पिटल और उन्होंने कहा सब 10 लाख चाहिए तुरंत, तब हम ऑपरेशन से, तो आप क्या करेंगे मुझे? या कुछ लोगों की फर्जी मुकदमे लगाकर गिरफ्तारियां कर दी जाए, तो क्या उनको आप जेल से नहीं निकालोगे, उनकी जमानत नहीं कराओगे? उस वक्त चंदे के लिए घूमोगे? या उस वक्त एक हो गया पहले रसीद छपा के दे दीजिए हमें, हम चंदा करके देंगे साहब, ऐसा करेंगे क्या? तो ये एक टेस्ट था, एक टेस्ट है कि हम इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ ऐलान कर रहे हैं जंगे युद्ध का, तो क्या कुछ सक्षम लोग इतना त्याग कर सकते हैं? सर कार्यालय वाला फोन यूज कर ले सर। कुछ लोग, अब आवाज कैसी आ रही है मेरी? अब आवाज सही आ रही है सर, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बात कट जाती है, ब्रेक हो रही है। गौतम जी जी बोलिए बताइए। सर, आपका नेटवर्क स्लो हो रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही अब। आपका नेटवर्क स्लो हो रहा है सर। चलिए, अब आवाज कैसी आ रही है मेरी इस वक्त? माननीय मुकेश जी अपना मोबाइल दे दो ना सर को। अरे चलो मैं दूसरा लगाता हूँ। नेटवर्क होना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों हो रहा है। नेटवर्क ब्रेक हो रहा है सर आपका। साले नेटवर्क वाले भी चोर हो गए हैं। हेलो, अब ठीक आ रही है आवाज? अब सही आ रही है। सही आ रही है? अब सही आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या उस वक्त आप ये इंतजार करोगे कि भाई हॉस्पिटल में आदमी भर्ती और हम चंदा करेंगे, है ना? मतलब सक्षम लोग ये लिस्ट ऐसे में दे सकते हैं। और ये भी कहा मैंने, अगर किसी ने सुना हो, कि अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कर्जा लाइए, कर्जा ला के दीजिए। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक हमारे लोग कहते हैं कि भी हजारों संगठन है, लेकिन वो सफल नहीं हुए। क्यों सफल नहीं हुए? क्योंकि उनके पास सैक्रिफाइस करने वाले लोग नहीं थे, उनके पास समाज के हित में त्याग करने वाले लोग नहीं थे, सिर्फ भाषण करने वाले लोग थे। तो भाषणों से कुछ नहीं होता जब तक समाज त्याग नहीं करेगा। तो ये बात मैंने आप लोगों के रखे, एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि भाई हम किसी काम से जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, या कुछ हुआ, हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया, पैर की हड्डी टूट गई, हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा भाई इसमें इंस्ट्रूमेंट पड़ेगा, रॉड पड़ेगी स्टील की, 50,000 रुपए जमा कराइए। क्या 50,000 रुपए जमा नहीं कराएंगे? पैर को टूटा पड़ा रहने देंगे? कराएंगे ना। तो बात की गंभीरता को समझना, गंभीरता को ना समझना, ये दोनों बात निर्भर करती है। पहली बात, हम लड़ किससे रहे हैं? हम कोई मामूली लोगों से लड़ रहे हैं? आप लोग कोई मामूली लोगों से लड़ रहे हो? नहीं ना, मामूली लोगों से नहीं लड़ रहे ना। जब मामूली सी लोगों से नहीं लड़ रहे हो, फिर ताकतवर लोगों से लड़ रहे हो। तो जब ताकतवर एक्शन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? 24 मैंने आप लोगों से अपील की है, इसलिए अपील की है कि हमको परिस्थिति और मुकाम को समझना हो। ठीक है, हम मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि रसीदें जब पहुंचेंगी, पहुंचती रहेंगी, आप कलेक्शन जब करेंगे, करते रहेंगे, जो लक्ष्य, जो टारगेट व्यक्तिगत रूप से दिया गया है, यदि आप वाकई दिल से चाहते हैं
कि महापुरुषों का ये आंदोलन कामयाब होना चाहिए, तो उसे तत्काल आप जमा करा दीजिए ऑफिस तुरंत। रसीद करके कराते रहिए, अगर आप पे नहीं है तो कर्जा लीजिए, पड़ोसी से उधार लीजिए, घर से लीजिए, ब्याज पे लीजिए। एक तरह से परीक्षा है, ये इंटरव्यू है, आप लोगों की परीक्षा है कि आप लोग कितने सक्षम हैं, वाकई लड़ सकते हैं या केवल भाषण कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं लोगों को, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। ये मैं बातें इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं। दूसरा, एक बात कही गई कि भाई एक जिले से 3-3 साथियों के नाम, एक साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, एक साथी सामाजिक न्याय परिषद, एक साथी धम्म सेवक संघ, उसकी लिस्ट जल्दी से जल्दी बनाकर दे दीजिए। आज तक आप लोगों ने इस बात पे भी ध्यान नहीं किया, वो भी आज तक आप लोग पूरी नहीं दे पाए। दूसरी बात, सुझाव रखा गया, हमारे राष्ट्रीय महासचिव शेषराव गांगड़े साहब ने सुझाव रखा कि भाई 26 नवंबर को हम ये धरना प्रदर्शन कर लेंगे और 27 नवंबर को हमको वहां धम्म परिषद लगानी चाहिए, अर्थात जो पार्लियामेंट बोर्ड बनाना है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, उसके सदस्यों का दूसरे दिन हमको कार्यक्रम रखना चाहिए। हमने उनकी सलाह को मान लिया, आप सब लोगों से भी सलाह मशवरा किया, आप सबने भी उसको यस कर दिया। 6 महीने पहले से आपको ये लिस्ट दी गई है, जिसमें सबको बता दिया गया है कि आपको अपने राज्य से कितने लोगों का चयन करके पार्लियामेंट बोर्ड के लिए देना है। कितने राज्यों ने दिया? अभिशान सुनेंगे, तालियां देंगे, ब्राह्मणवाद को खत्म करने की कस्में खाएंगे, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की शपथ लेंगे, काम बिल्कुल नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो क्या ये पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अभी वक्त है हमारे पास, अभी हमारे पास पूरे 2 महीने हैं, तो ये 3 काम आप लोगों को बहुत प्रायोरिटी पे करने। पहले जिसको जो व्यक्तिगत टारगेट दिया गया है वो जमा करिए। दूसरा, प्रत्येक जिले से 3-3 साथियों के नाम तत्काल दीजिए। तीसरा, ये 200 लोगों की सूची है, हर राज्य के लोगों को मालूम है कि मुझे मेरे राज्य से कितने लोगों के नाम मांगे गए, वो दीजिए। और इसके साथ साथ जो करना है, देखिए हमारी एक छोटी बहन है पश्चिम बंगाल से, स्वाति सरदार, वो गरीब है, उसने महिलाओं से किसी से 200 रुपए, किसी से 500 रुपए, किसी से 100 रुपए, किसी से 1000 रुपए इकट्ठा करके 3600 रुपए उन्होंने अकाउंट में जमा कराए, जबकि उन्हें कोई टारगेट नहीं दिया 1 रुपये का भी। केवल उन्होंने बात सुनी, उन्होंने सिर्फ बात को सुना कि मूवमेंट के लिए पैसा चाहिए, आंदोलन के लिए पैसा चाहिए, बिना कहा भी नहीं किसी ने फोन पे, उन्होंने स्वेच्छा से ये करके दिया। तो ये काम आपको करना है। तीसरा, कितने टिकटें हो गए, अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं दी कि मेरे राज्य से इतने लोग आएंगे, और वहां पर व्यवस्था हो गई है पूरी, एडवांस भी जमा हो गया है दिल्ली में अंबेडकर भवन पे। अब पैसा जमा हो गया है, ऑर्डर हो गया है, आपके लोग नहीं आएंगे तो पैसा डूबेगा, डूब जाएगा, वापिस नहीं मिलेगा, कोई वापिस लेने वाला नहीं है। तो आपको 200 लोग डीएसएस के, 200 कार्यकर्ता डीएसएस के आपको अपने अपने क्षेत्रों से 24 नवंबर को दिल्ली भेजने हैं। 25 नवंबर को उनकी रिहर्सल होगी, ट्रेनिंग होगी कि उनकी ड्यूटी क्या होगी। लोग 200 लड़के आपको 24 नवंबर तक दिल्ली भेजने हैं। अंबेडकर भवन 25 को उनकी ट्रेनिंग होगी तो उनकी ड्यूटी क्या होगी।
और इसके साथ साथ आप लोग कुछ साथियों को 25 और 25 को भी भेजिए। 400-500 लोगों की वहां रुकने की व्यवस्था हुई है, 600 लोगों की रुकने की व्यवस्था हुई है। तो कुछ दूर के लोग 500-600 लोग उधर आ जाएं। ये 25 नवंबर के शाम तक वह पहुंच ले, तो ये काम आपको करना है। दूसरा, जो 500 किलोमीटर का एरिया है वहां से बसों से जाना है। अभी तक एक रिपोर्ट नहीं है कहीं से कि साहब हमने बस बुक करा दी। देखिए 2000-5000 रुपए जेब से देके बस बुक करा दीजिए। फिर आप लिस्ट बना लीजिए, 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए जैसा भी किराया हो, जो शेयरिंग करके आप उनसे ले लीजिए और बस के माध्यम से आप लोग जाइए। तो ये काम करना है। ये काम मैंने आपको बताया, बहुत पहले भी इसको बता रखा है। 1 सितंबर से वॉल पेंटिंग होनी थी, कुछ राज्यों ने कराई है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अभी दूसरे राज्य की शायद सूचना मेरे पास नहीं है। तो वॉल पेंटिंग कराइए। एक शहर में कम से कम 10 दीवारें जरूर लिखवाइए, और बहुत महंगी नहीं पड़ रही। आप पेंट से कराओगे, पेंट से तो एक दीवार का लिखाई का खर्चा मात्र 500-600 रुपए है। 5 रुपया स्क्वायर फुट आपको पेंटर करके देगा। पेंट में जो पेंट से होती है पक्की वाली, जिसको पक्की पेंटिंग कहते हैं, वो 5 रुपए स्क्वायर फुट आपको करके देगा। तो ये आप लोग करवाइए। और विशेष बात मैं आपको बता दूं, 7 अक्टूबर से या 7 अक्टूबर आप लोगों को अपने अपने राज्यों में प्रेस वार्ता करनी है, 26 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। उसके लिए ये लेटर बन गया है, निमंत्रण पत्र, ये व्हाट्सएप पे आप सबको दे दिया जाएगा। आप इसमें भर के, पूरा कॉलम भर के या अपना लिख के इसको आधार बना लीजिए, इसके आधार पे लिख दीजिए। आप एक दिन पहले उनको निमंत्रण दे देंगे, जिन जिन प्रेस को बुलाना है। खास करके बड़ा प्रेस भी बुलाइए, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बुलाइए, और विशेष रूप से जो अपने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, बुद्ध के, फूले के, साहू की विचारधारा पे, अंबेडकर साहब की विचारधारा पे, उनको जरूर बुलाइए। तो ये इसको करेंगे प्रदेश अध्यक्ष और उस प्रदेश के जो प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं या राष्ट्रीय सचिव है, तो वो संयुक्त रूप से ये प्रेस वार्ता करेंगे। ठीक है, ये प्रेस वार्ता में क्या कहना है ये लेटर भी बना दिया गया है। ये दोनों लेटर आपको आज के बाद व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। आप ये तैयारी ये करिए। ठीक है, हम लोग प्रत्येक 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 3 दिन राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। इस बार जम्मू कश्मीर में होना था, लेकिन 26 नवंबर के प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए वो नहीं हो सका है, उसको पोस्टपोन किया है, तो उसको जूम पे करेंगे। तो जूम पे क्या करेंगे, 12 अक्टूबर को चर्चा करेंगे, 13 अक्टूबर को चर्चा करेंगे, 14 अक्टूबर को हम चर्चा नहीं करेंगे। 14 अक्टूबर ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का धम्मचक्र परिवर्तन दिवस है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर उन्हें हमारा गौरवशाली इतिहास हमें दिया था। तो उसकी यादगार में, उसको अपनी नई जनरेशन को याद दिलाने के लिए आपको अपने शहर में, प्रत्येक शहर में आपको विश्व शांति धम्म यात्रा निकालनी है। व्हाइट कपड़े, पंचशील के झंडे, कहीं एक पॉइंट से शुरू करना जहां बाबा साहब की मूर्ति हो, बाबा साहब का पार्क हो, और 2 किलो 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक का एरिया आप बना लेना। ठीक है, और उसमें आपको बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सच्चे धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, दुनिया को शांति मिले, सुख मिले,
निरोग रहें, इस किस्म की बातें करते हुए फिर एक जगह उसको समापन करना, एक जगह आप सभा करना जहां उसको समाप्त करो, या कोई ऐसा पॉइंट हो जहां से शुरू करो, एक घूम के 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का राउंड लाके तो वहीं सभा कर लेना, है ना। तो इसको ये 3-4 काम मैंने आज आपको बताए हैं। और देखिए, मेरा निर्णय है, मैं तो किसी भी कीमत में इस काम को, इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। चाहे मुझे इसके लिए अपनी जमीन बेचनी पड़े, चाहे मुझे अपना घर बेचना पड़े, चाहे मुझे अपना मकान बेचना पड़े। मैंने जब ये कसम खा ली है, एक कदम रख दिया है, मैंने अपने 35 वर्षों की तप त्याग तपस्या, राजनीति में जो मेरा स्थान था 35 वर्षों में, कोई नहीं था हमारे बीच में और बहन जी के बीच में। बहन जी के हम राइट हैंड हुआ करते थे। मैंने अगर इस पवित्र पुण्य कार्य के लिए उसको छोड़ा है, उसको त्यागा है, तो मैं अपनी अंतिम सांस तक, मुझे अपनी जमीन जायदाद भी बेचनी पड़ी तो बेचूंगा, लगाऊंगा, इस काम को नहीं रुकने दूंगा। मैंने तो ये संकल्प ले लिया। 26 नवंबर के बाद हम अपने साथियों की भी समीक्षा करेंगे, हमारी मजबूरी होगी। हम केवल भाषण वाले लोगों से और सलाह देने वाले लोगों से मूवमेंट नहीं चला पाएंगे। मूवमेंट चलाना है तो त्याग करने की भावना, त्याग करने की तमन्ना जिसके मन में होगी, हार्ड तोड़ मेहनत करने की तमन्ना जिसके मन में होगी, वही इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचा सकता है। मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, 26 नवंबर के कार्यक्रम के बाद हम जरूर ये समीक्षा करेंगे फिर। और जो लोग निकलेंगे, जो लोग ऐसे निकलेंगे जो तन भी देते हैं, मन भी देते हैं, धन भी देते हैं और मिशन के लिए समर्पित रहते हैं, तो ऐसे लोगों की ही हम फिर सेना तैयार करेंगे। हम केवल भाषण देने वाले और सलाह देने वाले लोगों की सेना तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि भाषण देने वाले और सलाह देने वाले लोगों की सेना अगर हमने तैयार की तो निश्चित रूप से हम पराजित होंगे, पराजित निश्चय है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें पराजय निश्चित हो, ऐसा काम सपनों में भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं पुनः फिर एक बार हाथ जोड़ के अपने समस्त जिम्मेदार साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि जो कहा जा रहा है उस काम को कीजिए, करिए, मन से, तन से और धन से। और यदि नहीं कर सकते हैं तो एक एहसान कर दीजिए हमारे ऊपर, आप हट जाइए उस जगह से, हट जाइए, खाली कर दीजिए जगह। कोई माई का लाल निकलेगा, किसी माँ ने तो शेर को जन्म दिया होगा, किसी माँ ने तो किसी बेटे को जन्म दिया होगा जो वो उस जगह को संभालेगा। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। 1 अक्टूबर को ग्वालियर में मेडिकल हॉल में ग्वालियर संभाग का प्रोग्राम है, तो मध्य प्रदेश के जो साथी हैं, उधर के जो साथी हैं, यदि वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, उनका साधारण निमंत्रण है। इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब हमारे उसके कैडर देंगे, वो आ रहे हैं। तो ये कहकर पुनः एक बार फिर कहकर 200 लोगों की जो लिस्ट बनाई है वो तुरंत दीजिए। 3-3 साथियों के एक जिले से नाम दीजिए। टिकटें कितनी बन गई, किस राज्य से कितने लोग आ रहे हैं, उसका भी लिस्ट दीजिए। और जो धन इस कार्यक्रम के लिए जो आपको व्यक्तिगत रूप से टारगेट दिया गया है, कृपया उसको जल्दी से जल्दी पूरा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, उन्होंने आज अंदर से सच्चाई को सभी के आगे रखा है। इस पे हम सभी को कितने % खरे उतरते हैं ये हम लोगों को विचारनी है। इसी के साथ मैं इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना अध्यक्ष जी भाषण करते हुए और जो जूम मीटिंग की कार्रवाई और हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की परंपरा है कि सभ्य सत्ता राष्ट्रीय, वो हमारे आज की कार्यक्रम के अध्यक्ष
माननीय तुलसीदास लंगे जी, प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर, मैं उनसे अनुरोध करूंगा अदब और सम्मान के साथ वो अपना अध्यक्षीय भाषण और अद्भुत करते हुए हम सबको आशीर्वचन दें और सभ्य सत्ता के उपरांत ही हमारा विधिवत रूप से बाबूजी मेरी आवाज आ रही है? आए आ मेरी आवाज आ रही है बाबूजी, आ रही है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों और गुरुओं को नमन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मपाल भारतीय जी, आदर सिंह बौद्ध जी, कार्यक्रम अध्यक्ष, और आज की इस वेबिनार में सभी उपस्थित उपासकों को मेरा कोटि कोटि नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो टॉपिक था यानी ये पूना पैक्ट का, उस पर काफी अच्छे ढंग से चर्चा हुई है और माननीय अध्यक्ष जी ने उसका चर्चा के साथ साथ जो है आज पूरे विस्तार से जो है अपना प्रोग्राम भी दिया है। पूना पैक्ट जो है ये, इसके लिए तो संघर्ष जब बाबा साहब फॉरेन एजुकेशन करके आए थे 1916 में, तब से शुरू कर दिया था कि हमारा शोषण जो है, हमारे साथ न्याय अत्याचार जो है वो हजारों सालों से हो रहा है। तो अंग्रेज सरकार को चेतावनी दी थी, यानी ब्रिटिश इंडिया जो सरकार थी, कि भाई आपने भी हमारे पर 200 साल राज किया है, आपने जो हमारे साथ जो इंसाफ किया है आप उसका लेखा जोखा करिए। तो उसको जो है ध्यान में रखते हुए, जैसे माननीय अध्यक्ष ने बुलाया कि 1928 में साइमन कमीशन के नाम से एक कमीशन आया था, जिसके आगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और श्रीनिवासा राव जी उस वक्त जो है, और साथ में एस.टी. चौरासी जी, इन लोगों ने वो साइमन कमीशन के सामने अपना जो है मेमोरेंडम जो है की शक्ल में जो है अपने लोगों की जो अपने समाज की जो समस्याएं थी उजागर किया, और उसी की रिपोर्ट के आधार के ऊपर जो है 1930 में लंदन में जो है फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई। फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस, 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है, फर्स्ट नेशन कॉन्फ्रेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस, दूसरी और तीसरी जो है 1930, 31 और 32 में। तो बाबा साहब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपने बात को अच्छे ढंग से रखा। उन्होंने जो है ये भी कहा कि भाई हम तो ना हिंदू हैं, ना हम जो है हिंदुओं के जो है वो हमारे लोग, हालांकि उनके सारे कारोबार जो है पूजा पद्धति सारे कुछ करते हैं, लेकिन उनको मान्यता नहीं दी जाती है। जैसे देखिए, एक हिंदू जो है वो गाय की पूजा करता है, हमारे लोग भी करते हैं। एक मुसलमान गाय का गोश्त खाता है। एक गाय का गोश्त खाने वाला और गाय की पूजा करने वाला एक साथ में एक कुएं से पानी भर सकते हैं, एक तालाब से पानी पी सकते हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं, मगर मेरे लोग जो है उनको ये सब अलाउड नहीं है। उसके लिए बाबा साहब ने 1927 का जो महाड़ तालाब का रेफरेंस दिया, कालाराम मंदिर का रेफरेंस दिया, जो उनको एजिटेशन थी, और ये साबित कर दिया कि हमारा जो है ये जो अछूत जो है ये हिंदू नहीं है। हमारे जो अधिकार जो है उसने 2 डिमांडें जो रखी थी, जैसे माननीय भारती साहब ने बताया कि भाई सेपरेट सेटलमेंट्स और सेपरेट इलेक्टोरेट, और वो 17 अगस्त 1932 को वो डिमांड मान भी ली गई, जिसके इवज में महात्मा गांधी ने जो है पूना की जेल में भूख हड़ताल रखी थी। और उस वक्त जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू,
सरदार पटेल, इवन महात्मा गांधी की बीवी कस्तूरबा, वो अपनी झोली लेके बाबा साहब के आगे गई कि मेरा सुहाग बचा लो। और सब लोगों ने प्रेशर किया कि भाई अगर महात्मा गांधी अगर मर जाते हैं तो हम पूरे जो है इस देश में जो है अछूतों का जो है वो कतलेआम हो जाएगा। उस वक्त जो है बाबा साहब डटे रहे। कोई जिन लोगों के लिए लड़ रहे थे उनकी तरफ से कोई एक लेटर भी नहीं उनको गया। फिर महास्वामी रामास्वामी नायकर के तो तमिलनाडु के थे, जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्टिव मूवमेंट चलाई, उन्होंने एक लेटर लिखा बाबा साहब को कि भाई अगर एक गांधी मरता तो सारा मरने दो, लेकिन करोड़ों गांधी बच जाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने अपने समाज की नाम कंबल तैयारी को सामने रखते हुए, यानी हमारा समाज जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो तैयार नहीं था। आज भी जो है पूरा समाज हमारा तैयार नहीं है, तो उस वक्त क्या दिशा होगी? उस वक्त तो बिल्कुल तैयार नहीं था। लिहाजा अपने समाज की नाम कंबल तैयारी को ध्यान में रखते हुए और वो जो है उनके नेताओं के बात मान के तो 24 सितंबर 1932 को जो है पूना की जरबदा जेल में महात्मा गांधी, उसमें लिखा है पूना में, हिंदुओं के नेता महात्मा गांधी और छूतों के नेता डॉक्टर अम्बेडकर के दरमियान समझौता तय पाया गया, जिसमें ये वो सेटलमेंट्स के लिए सेपरेट सेटलमेंट के अलावा और सेपरेट की जगह जो है, हाँ जी हाँ जी, तो स्विच बैक ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है और ये रिजर्वेशन जो है, जब रिजर्वेशन और पोलिटिकल रिजर्वेशन ये रखी गई। लेकिन बाबा साहब ने इसको दूसरे दिन ही कंडम किया कि भाई ये हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए इसको अधिकार दिवस के रूप में जो है हर साल जो है मनाते थे। माननीय कांशीराम साहब जो है 24 सितंबर को अधिकार रूप के मनाते थे। और ये तो है पूना पैक्ट की कहानी। तो इसमें काफी विस्तार से बात हो चुकी है, लेकिन मैं अब दूसरी तरफ आता हूँ। आज जो माननीय भारती साहब ने बड़े अपने दिल से जो है अपनी बात जो रखी है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, और जो तो खत्म हो गई शायद सर। हाँ 26 नवंबर को जो आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है सर, आप अपनी बात रखें। हाँ बात रखें। 26 नवंबर को जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, और कोई बात रख रहा है वो अपने अपने वजह से अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। और जो फंड की जरूरत है, पैसे की बात करने वाली नहीं है, इसलिए हमें ये भी कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है अपने अपने इलाके से पैसा इकट्ठा करके इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए वो हम हाई कमांड को भेजें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए पैसे की। और इसके लिए जो है जैसे दिशा निर्देश ये हैं, उसके उस दिशा में हम जहाँ जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा छोटा सा राज्य है और थोड़े से एरिया में हमारा काम है, तो इसीलिए मैं अपने राज्य की तरफ से अश्योर करता हूँ कि हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जितना हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उसमें धन भी जुटाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसमें शामिल हों, ये भी हमारी कोशिश रहेगी। और दूसरा जो है जैसे जो ग्राम संसद के लिए जो है वो हमारे 5 आदमी जो देने हैं, उनकी लिस्ट भी जो है हमने तैयार कर ली है, वो भी हम लिस्ट सर लिस्ट मैंने भेज दी है। हाँ भेज दिया ना? हाँ भेज दी है। अच्छा ठीक है, तो हमारी लिस्ट जो है हमारी लिस्ट पहुंच गई है, और बाकी का जो काम अधूरा रहता है उसको हम जल्दी कभी कंप्लीट करें। इसलिए सभी साथियों से जो आज के वेबिनार में जिन्होंने ये बात वेबिनार को अटेंड किया है, और मुझे लगता है आपने माननीय भारती साहब ने जो आज बड़े दिल से जो है दिल खोल के अपनी दर्द भरी कहानी जो आपके सामने पेश की है, हम उस पर अमल करेंगे और इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए अपना तन मन धन सब जुटा देंगे और उसको हम पीछे नहीं हटने देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है।
इसलिए इस देश में जो है, देश के हालात बड़े खतरनाक हैं, खतरनाक मोड़ ले रहे हैं। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी जो है, हमें इस आंदोलन को कामयाब करना है और इस देश में जो है वो बाबा साहब का जो सपना, मानवर कांशीराम साहब का जो सपना तो अधूरा रह गया है, उसको हमें पूरा करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को जहां विराम देते हुए सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए आज के वेबिनार में जिन्होंने हिस्सा लिया है, सबका बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत हुआ। अब जो राष्ट्रीय महासभा की नीति रीति परंपरा है, उसके अनुसार अब सभी लोग सभ्य सत्ता के लिए तैयार हों। उसके बाद अध्यक्ष जी सभा का समापन करेंगे। सभी लोग सभ्य सत्ता के लिए तैयार हो जाएं और सभी अपने अपने माइक अनम्यूट करें और सभ्य सत्ता अध्यक्ष जी। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु, सुखी भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी को सादर जय भीम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम। नमो बुद्धाय। कबीरा।